एआईएमआईएम नेता वारिश पठान ने बल्लेबाज सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल न करने पर सवाल खड़ा किया है। वारिश ने मीडिया से बातचीत में वारिश ने कहा कि सरफराज खान लगातार अच्छा खेल रहा है, लेकिन फिर भी गौतम एंड कंपनी उसे नजरअंदाज कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खान नाम की वजह से ऐसा हो रहा है। वारिश ने महागठबंधन के सीएम फेस की घोषणा पर कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार में मुस्लिमों को नजरअंदाज कर रही है। वारिश ने आगे कहा कि बिहार में 19% मुस्लिम आबादी है, उसे उसका आबादी के हिसाब से राजनीति में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 2% वाला डिप्टी सीएम का चेहरा हो सकता है, तो 19% वाला मुस्लिम क्यों नहीं। वारिश ने आगे कहा कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये देखिए, हमको ये लगता है कि सरासर गलत बात है। सरफराज खान का आप एवरेज देखिए पिछले 5 साल का, तो उन्होंने 5 तो 50 मारे हैं, 10 के करीब 100 रन मारे, 2500 के ऊपर उन्होंने रन मारे, 110.47 उनका एवरेज है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 17 किलो वज़न अपना कम किया है और वो टोटली फिट है। अब इतना अच्छा एवरेज होने के बाद, इतना फिट आदमी होने के बाद अगर उसको नहीं लिया जाता इंडिया ए टीम में, तो जाहिर सी बात है हम भी और भारत देश की जनता भी सवाल करेगी ना। और सवाल वाजिब भी है कि क्यों नहीं लिया गया भाई इसको। क्या ये सरफराज खान है, क्या इनका सरनेम खान है इसलिए नहीं लिया गया, या क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया था जिसकी वजह से एक यंग टैलेंट को आप इस तरह से उसकी ज़िंदगी को आप काले अंधेरे में ढकेलना चाहते हो? क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखा जाए लोग भी ये बता रहे हैं कि एक तरफ गौतम गंभीर साहब है जो बीजेपी की मानसिकता वाले, अजीत आगरकर है, तो क्यों नहीं लिया गया सरफराज खान को? ये सवाल पूरी जनता पूछना चाहती है। आपको एक और किस्सा बताऊं, रोहित शर्मा जब इंडिया के कैप्टन थे, उनको पूछा गया कि कौन से 4 ऐसे सेलिब्रिटी जिसके साथ आप डिनर करने जा सकते हो, कौन से अच्छे, तो उन्होंने कहा था 4 में से सरफराज खान का भी नाम लिया था। तो ये जो लड़का इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला, इतना अच्छा उसका फ्यूचर है, उतना अच्छा उसका करियर चल रहा था, फिट है, उसको क्यों नहीं लिया गया? तो ये सवाल वाजिब है और जनता सवाल कर रही है। हमारा भी ये सवाल है, क्या कहीं ये वजह तो नहीं कि उसका सरनेम खान है इसकी वजह से? ये देखिए, महागठबंधन ने आज अनाउंस किया कि सीएम का चेहरा रहेंगे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम बनेंगे साहनी साहब। तो ठीक है उनका फैसला, लेकिन अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सानी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? तो ये तो हिपोक्रेसी है ना। फिर आप क्यों बोलते हो जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? हम तो ये बोलते हैं, हम गए थे, हम तो जा रहे हिस्सेदारी की बात करने। देखिए, जब तक आप मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे इस तरह, तो कैसा आगे बढ़ेगी कम्युनिटी? और जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हम पे तरह तरह की बेबुनियाद बातें कर। मगर हमने इनको बोला भी था महागठबंधन को, आइए साथ में मिलकर लड़ते हैं ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो और बीजेपी एनडीए को हराया जाए। मगर ये नहीं माने, तो हम तो लड़ रहे हैं। हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया है वहाँ पर बिहार में, मौर्या जी साथ में, एएसपी जो पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, उनके साथ में, और हम लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी ने तो नॉन मुस्लिम को भी काफ़ी जगहों के ऊपर कैंडिडेट उतारा है। तो ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, न्याय इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, सीमांचल के विकास की लड़ाई है, और जो बिहार में इतना रैम्पेंट करप्शन चल रहा है उसको ख़त्म करना है। ये उसकी लड़ाई में हम हिस्सा ले रहे हैं। मगर ताज्जुब की बात है, ताज्जुब है कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% में ये महागठबंधन वाले को कोई ऐसा मुसलमान चेहरा नहीं दिखा जो बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके। तो ये जनता को देखना है, जनता देख रही है, जनता को फैसला करना है कि क्या ये हिस्सेदारी है, क्या इंसाफ हो रहा है। ये मैं समझता हूँ ये बेइंसाफ़ी है। अब देखिए, उन्होंने उनकी ये जो मानसिकता है, उनकी विचारधारा है, उन्होंने जो कहा है वो क्यों कहा, किस लिए कहा, वो तो सवाल आप उन्हीं को पूछो तो बराबर वाजिब होगा। मैं क्या बोल सकता हूँ पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा? मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ जो हम लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। अब उन्होंने जो कहा है तो सवाल उन्हीं को अब करिए। नहीं, देखिए, एमआईएम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रीत से लड़ रही है। हमने तकरीबन अब तक 26 सीटों के ऊपर हमारे उम्मीदवारों को घोषित किया है, और बिहार सीमांचल में भी लड़ रहे हैं, वो बिहार सीमांचल के बाहर भी लड़ रही है इस वक्त पार्टी। और हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है जो मौर्या साहब साथ में है, जिसमें एएसपी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी की है, वो भी हमारे साथ है। तो हमको यकीन है हिस्सेदारी की लड़ाई है, इंसाफ न्याय की लड़ाई है, ये करप्शन के खिलाफ की लड़ाई है,
ये सीमांचल को जो आगे लेकर जाना है, सीमांचल में डेवलपमेंट विकास करना है, बिहार में डेवलपमेंट करना है, उसकी ये लड़ाई है। तो हमको यकीन है कि इस लड़ाई में जनता हमारा समर्थन करेगी, हमको दुआओं से मोहब्बतों से नवाजेगी और इस मर्तबा भी हमको अच्छी जगहों पे कामयाबी मिलेगी। और हमारे काफ़ी सारे उम्मीदवार जो है वो अच्छे वोटों से चुनकर इंशाअल्लाह बिहार की असेंबली में जाएंगे, जो हक इंसाफ की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे और जो करप्शन चल रहा है रैम्पंट इतना बिहार में, उसको ख़त्म करने की बात करें। देखिए, तमाम जो विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर को पूरी तरह से इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारे भी जो एक्स एमपी थे औरंगाबाद के इम्तियाज़ भाई ने भी कहा था कि किस तरह से महाराष्ट्र में भी जब चुनाव का दिन था उस दिन 5 बजे के बाद अचानक से एक भीड़ इकट्ठा हो गई, नए नए चेहरे दिख गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जब सीसीटीवी का फुटेज मांगा जाता है तो इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कि नहीं, राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है। और वहीं पर वो बोलता है कि बुरखे वाली जो पर्दानशी औरतें हैं, महिलाएं हैं, मुसलमान, उनका बुरखा उतार के नकाब हटा के देखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का। तो SIR जब हुआ था तब भी हमारी पार्टी पहली थी जो इलेक्शन कमिश्नर को मिली थी। तो ये जो विपक्ष के सवाल आते हैं उसका जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को।